रिटर्न चैप्टर के अंदर बात करता है, कहता है आपसे आके सर ये तो फॉर्म्स की जानकारी होगी, वेरियस फॉर्म। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, कितने क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख लें सर इसमें? हाँ देख लो, क्या दिक्कत है, ज्यादा नहीं है, 19 क्वेश्चन है और वो भी छोटे छोटे, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, जैसे भी हैं जो भी हैं देखते हैं एक बार जरा। कैविनन एंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ डिजाइनर वेडिंग ड्रेसेस अंडर रेगुलर स्कीम। अच्छा ये हैं और रेगुलर स्कीम के अंदर वो आते हैं। और ठीक है जी, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 30 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, it is of the view that in the current financial year it is permitted to file monthly statement of the outward supply GSTR1 on quarterly basis. Has aggregate annual turnover 30 लाख था in preceding financial year, पिछले साल में 30 लाख था। It is of the view कि इसको monthly statement of the outward supply जो है वो quarterly basis पर देना है। While its accountant it's to file the same on monthly basis। ठीक है, you are required to advise Canon on the same। आप बताइए कि यहाँ पर सीन क्या रहेगा। During a given tax period in the current financial year, owing off season Mr. Cavinan Enterprises has not made any taxable supply। ठीक है, therefore Cavinan Enterprises opines that no return of required to be filed। लॉकडाउन हो गया तो इसके चक्कर में कोई धंधा नहीं हुआ, तो रिटर्न देनी है कि नहीं देनी। तो ये दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात पूछी गई है कि इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो 30 लाख का आपका निकल के आ रहा है, तो इनको जो GSTR1 है वो किस फ्रीक्वेंसी पर देना है। तो मैंने कल आपको दिखाया था, प्रैक्टिकली यहां पर दिखाया था, पर मैं आगे नहीं बढ़ा था कि अगर आपका प्रीसीडिंग, इस बात को लिखवा दू नोट के तौर पर। हाँ सर जी लिखवाई दो इसको, ये नोटिफिकेशन आई हुई थी तो मैं इसको लिखवा देता हूं। हालांकि 2-3 अटेम्प्ट मैंने नोटिफिकेशन को रखा था, पर मुझे लगा कि रेलिवेंट सी नोटिफिकेशन की ज्यादा नहीं है, तो फिर मैंने इसको हटा दिया था। तो मैं अलग से लिखवा देता हूं उसका कंटेंट। ठीक है, यहां लिखवा देते हैं। ठीक है, तो नोट करके, ये कौन सा पेज है सर जी? ये आ गया आपका, ये वाला पेज है। नोट करके, इफ टर्नओवर इन preceding financial year or estimated turnover in current financial year is up to 1.5 CR, अगर इतना तक है, यस यस हाँ इतना ही है, तो क्या करोगे? तो आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि आप जो अपना GSTR है वो 1 है, वो आप मंथली भी दे सकते हो, अलाउड है, और आप जो GSTR1 है उसे क्वार्टरली भी दे सकते हो, अलाउड है। और जो भी आपका कहोगे, जो लॉक इन होगा वो आपका सेम फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे करवा दिया जाएगा। कल मैं आपको यही दिखा रहा था कि शुरू में ही पूछ लेता है, वहीं से पूछेगा भाई साहब क्वार्टरली भरनी है कि मंथली भरनी है, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन सर आपने कैसे भरी फिर? वो हमने तो भर दी, कल शाम हमने वो ऑप्शन चूज कर लिया था उसका, जिसमें आपको दिखाता हूं। यहां पर ये जो RNV का मैं आपको डेटा दिखा रहा था ना, GST, तो यहां पर जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था मालिक, तो 58 40 20 58 40 20 58 40 20, तो यहां पर हम बात करके चलते हैं। और सर्विसेज रिटर्न्स एंड डैशबोर्ड ये आ गया, और उसके अंदर आप देखोगे तो जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसका मैं अप्रैल को आपका दिखाता हूं, अप्रैल मंथ। तो कल भी मैं जब ये खोला था अप्रैल मंथ का, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन आज वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा चुका है। व्यू 3B, तो 3B इसका फाइल किया जा चुका है, और वो भी नील का, बिकॉज यहाँ धंधा तो कोई हुआ नहीं था। तो मैं आपका डाउनलोड करके दिखाता हूं, डाउनलोड कर दिया, ये नील का फाइल कर दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका कंपनी का टर्नओवर पिछले जो साल का था वो 1.5 करोड़ के दायरे में ही था, और नई कंपनी है। तो EAS का मंथली फाइल किया। सर मंथली क्यों, आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते थे।
अब आदत पड़ी हुई है मंथली की, और वैसे भी सारी जो मैचिंग मिसमैचिंग होती सारा हम जो देख के चलते हैं, क्योंकि अच्छा भले ही एक बात और बोलता है वो कह रहा है कि भले ही आप इसे मंथली फाइल करो या ये करके चलो, चूंकि आप रेगुलर स्कीम के अंदर हैं। हाँ जी, तो आपका, हाँ आप कौन से थे, आप रेगुलर स्कीम के अंदर थे, क्योंकि तभी तो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली होते तो पहली बात तो ये, अगर आप कंपोजिशन में होते तो पहली बात तो ये कि जीएसटीआर 1 आपकी रिक्वायरमेंट में आता ही नहीं, फिर तो आप सीएमपी 08 फाइल कर रहे होते। तो जीएसटीआर 1 की बात चल रही, तो ये अंडरस्टूड है कि आप रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि भले ही आपका मंथली हो, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट है ना जो आपका टैक्स का पेमेंट है वो आपका जो जाता है जीएसटीआर 3B के अंडर, वो आपका जाता है, तो वो आपका मंथली होगा भाई साहब, वो आपका मंथली ही करवाया जाएगा, वो आपका मंथली ही यहां पे करवाया जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात भाई साहब, क्या कह दिया कवि ने, समझ में आई बात में क्या कह रहा हूं आपसे? कि वो कह रहा कि भाई साहब भले ही आप ये जीएसटीआर जो 1 है आप इसे मंथली भर लो, लेकिन ये तो आपका मंथली ही जाएगा ऑलवेज। और अगर इसे क्वार्टरली भरा जाए तो, अगर इसे क्वार्टरली भरोगे तो आपकी जो टैक्स पेमेंट है वो मंथली ही होगी। क्या बात है, मतलब जो टैक्स पेमेंट है, जो आपका जीएसटीआर 3B है, वो आपका मंथली ही रहेगा, ध्यान रखना। तो मैंने कहा भाई साहब जो टैक्स पेमेंट मंथली ही जानी है, 3B मेरा मंथली ही यहां पर तैयार अगर मुझे करना है, तो भाई मुझे फायदा क्या है फिर जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली क्यों फाइल करूं, क्यों बिना बात की टेंशन बढ़ाऊं? सामने वाला व्यक्ति वो भी अटक रहा होगा, क्योंकि मेरे इससे उसे देखना होता है, 2A अपना चेक करना होता है। अगर मैं फाइल नहीं करूंगा तो उसका क्रेडिट रुक जाएगा, वो मुझे दुखी करेगा। तो भाई साहब अगर रेगुलर स्कीम में है ना, एडवाइजेबल कर रहा हूं मैं आपके लिए, आप क्वार्टरली पर मत जाना, क्योंकि जब तक मैं मेरा रेगुलर स्कीम में है, तो अगर मैं ये तो देखो मुझे फायदा कुछ नहीं मिल रहा, टैक्स तो मुझे महीने का महीने ही भरना पड़ेगा, भले ही मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली क्यों ना भाई फाइल करके चलूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं क्वार्टरली फाइल करता हूं तो मेरे जीएसटीआर 1 के आधार पर सामने वाले का जो 2A दिखता है वो क्वार्टरली दिखेगा भाई साहब। वो बोलेगा क्रेडिट ही नहीं यार, कैसा आदमी है, रिटर्न फाइल नहीं करता। जब नहीं दिखेगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 10%, और जो नहीं बनता था वो विच एवरेज लोअर जो बनता उसे कम क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट होगी। तो भला मुझसे डील करेगा क्या? नहीं। तो कम से कम जो है वो मैं कम से कम दिखा तो दूं इसको। तो इसलिए हाईली एडवाइजेबल कि आप जीएसटीआर 1 को अगर आप रेगुलर स्कीम का हिस्सा है तो आप मंथली ही भरिएगा, क्वार्टरली की तरफ मूव मत करिएगा। ठीक सर जी। तो एक बात तो हमारी यहां पर ये आकर हो जाती है। ठीक साहब, आगे बढ़ जाए मालिक? हाँ सर जी, बढ़ जाइए आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम बेसिकली क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, उसमें मैं आपको बताई थी चीजें। तो कर तो सकता है भाई साहब क्वार्टरली, पर करना नहीं चाहिए। सेक्शन 37 बोलता है फॉर ए पर्टिकुलर मंथ कि वो मंथली फ्रीक्वेंसी पर देना होता है। हाउएवर प्रेजेंटली एग्जाम्पशन ये कि अगर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर की बात कर रहे हो तो वो आप 1.5 करोड़ से ऊपर है तो मंथली, लेकिन उससे नीचे है तो आप क्वार्टरली इसको फाइल कर सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शन होता है। तो दूसरा ये पूछता है कि नील रिटर्न के बारे में क्या करना है। नील रिटर्न है तो अब नील रिटर्न भी आपको यहां पर देनी पड़ती है, इट्स मैंडेट टू फाइल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मालिक। क्या बोलता है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एनुअल रिटर्न को फाइलिंग करने की वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या कि एनुअल रिटर्न किन किन को फाइल करनी होती है? अभी तो देख कर आ रहे थे सर किन को फाइल नहीं करनी होती। सर देखो, एक तो जो हमारे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको फाइल नहीं करनी होती है जी। और जो R5 में थे, 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, नहीं 8 की बात नहीं करेंगे, 8 वालों का स्टेटमेंट अपना जाता है। तो इन लोगों का 5, 6, 7 और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ये हो गए R6 वाले, इनका नहीं जाना। और हालांकि लिख दिया है यहां पर इन्होंने पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग, ये तो सेक्शन 44 में नहीं जा रही, ध्यान दीजिएगा। बट इनके लिए जो कलेक्टिंग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो इनके लिए बट ये 44 की पूछ रहा ना, इसलिए बट लाइबल टू फर्निश एनुअल स्टेटमेंट, लाइबल टू फर्निश एनुअल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन
52 में इनको ये देना होता है एंड ठीक है जी। और GSTR 9B करके इनका फॉर्म आता है, वो 52 में चला जाता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि आपके R5 वाले हैं उनको ये नहीं देना होता है, और ये हो गए आपके R7 वाले, और ये हो गए आपके R8 वाले। लिख देता हूं, चलो अगर सेक्शन 52 के अंदर है लेकिन वो जाता है, लेकिन अंडर सेक्शन 52 में जाता है उनका। ठीक है जी। तो उसके बाद में आगे बोलते हैं, लेकिन किनको साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उनका नहीं जाता है जिनका ऑडिट CAG यहां पर कर देता है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है जी। और मैं बताऊं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन सो एंड सो एक्सेप्ट दोस, और उसके अंदर भी एक छोटी सी बात ये कही जाती है, मैं आपको बता दूं कि हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन इतना ऑफ द CGST एक्ट 2017 एंड एक्सेप्ट दोज हुज ऑडिट CAG ने कर दिया हो, एक तो उनको मुक्ति मिल गई है। और बोलते हैं नोटिफाइड ऑडिटर और एन नोटिफाइड ऑडिटर अंडर एनी लॉ, एक ही बात है, शेल फर्निश द एनुअल रिटर्न। लेकिन रिक्वायरमेंट में आने के लिए जो टर्नओवर है वो आपका 2 करोड़ प्लस का टर्नओवर यहां पर चाहिए होता, उनमें से इनको मुक्ति यहां पर दे दी गई है। एक को और मुक्ति दी गई है, एंड मुक्ति दी गई है, जो हमारे ओइडार वाले हैं उनको यहां पर मुक्ति दे दी गई है, जो अपनी सर्विसेज देते हैं एक बच्चे को, जो अपनी सर्विसेज देते हैं किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को सर्विस देते हैं, उनको भी नोटिफिकेशन के जरिए यहां से मुक्ति दे दी गई है। तो पहली बात, इसकी रिक्वायरमेंट में आते वो हैं जो 2 करोड़ से ऊपर वाले हैं, लेकिन इसमें से उनको बाहर निकाल दिया गया जिनका ऑडिट CAG ने कर दिया है, या फिर जो ओइडार कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न। सर फाइनल रिटर्न भला किनको देनी होती है? सर कंपोजिशन वालों को नहीं देनी होती, ISD नॉन टैक्सेबल वगैरह इन सबको सर जी नहीं देनी होती, और जब भी देनी होती है तो वही 3 महीने के अंदर देनी है। कहां से 3 महीने? कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज, जो दोनों में विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर ये देनी होती है। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है बाबू, कठिन नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39(9) ऑफ द CGST एक्ट विद रेफरेंस टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न, ये भी कोई कहने वाली बात है? कब तक कर सकते हैं साहब? 50 बार ये चीज बता दी। सर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अगले साल में 20 अक्टूबर की डेट, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट रिलेटेड टू द दिस ईयर, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले आ रहा होगा वहां तक आप रेक्टिफिकेशन एरर वगैरह को अपना ठीक कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न एज तैसी, मतलब झलक दिखलाना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की, झलक दिखलाना और कुछ नहीं है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ GST Act 3B एज कंटेन्ड इन सब रूल 5 एंड रूल नंबर 61 एंड सो एंड सो। 3B के अंदर पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो ऑटो पॉपुलेट किया जाता है GSTR 1 से, पार्ट और उसके अंदर साथ में हमें जो ITC है वो भी वहां पे भरना होता है। पार्ट बी के अंदर एडजस्टमेंट कराई जाती है और हमें फाइनल पेमेंट अपना करना होता है कि इतना हम ITC के थ्रू पे कर रहे हैं और इतना ई कैश लेजर एंड अदरवाइज हम पे करके चल रहे हैं। ये कंटेंट होते हैं आपके 3B के अंदर। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ रिटर्न मैकेनिज्म इन GST, उसके की फीचर्स क्या हैं जरा वो बताइएगा। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है, बहुत अच्छी बात है जी। अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन, इनवॉइस से अपलोड किए जाते हैं बेसिकली। इनवॉइस अपलोड वैसे नहीं हो रहे कि स्कैन करके अपलोड कर दिया, इनवॉइस में से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि इनवॉइस जिसको इश्यू किया है या जहां से आया है उसका दूसरी काउंटर पार्टी का GSTN, उसका नाम क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या था, वो सारी बातें आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। इनवॉइस के जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आपसे वहां पर ली जाती है, ना कि इनवॉइस को स्कैन करके अपलोड करना होता है जी। और क्या फीचर है? ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ITC फ्रॉम रिटर्न्स ऑफ द सप्लायर, जो वहां पर 2A की बात कर रहा है कि वहां पर जाकर वो 2A बन जाता है और फिर 2 जो
2A के आधार पर 2 बनेगा, 2 के आधार पर 1A बनेगा और 1 के आधार पर अमेंडेड 1 आगे जाएगा एंड मैचिंग मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे करके निकल के आएगा। वो सारी बात यहां पे आती है जी। व्हाट काइंड ऑफ इनवर्ट सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इनटू, सभी तरह की इनवर्ट सप्लाई वहां पर आती है। इनवॉइस वाइज डिटेल होती है, वो आती है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट आते हैं, सारी डिटेल्स 2 के अंदर अपनी रखवाई जाएगी। आनंद कुमार रेगुलर टैक्स पेयर हैं, फाइल्ड हिज रिटर्न, अपनी रिटर्न वो फाइल यहां पे कर रहे हैं, ठीक है जी। आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017 बिफोर द ड्यू डेट, बहुत बढ़िया बात है जी। अगस्त के लिए रिटर्न फाइल करी है। लेटर ऑन फरवरी 2018, तो अगस्त 17 का मतलब हो जाता है कि फाइनेंशियल ईयर आप 17-18 के अंदर थे जी। लेटर ऑन फरवरी 2018 के अंदर, अच्छा वहीं अभी 17-18 में ही है। ही डिस्कवर्ड एरर इन GSTR 1 रिटर्न ऑफ अगस्त 17 ऑलरेडी फाइल्ड एंड वांट्स टू रिवाइज इट। भाई साहब पहली बात सुनो, रिवाइज रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कुछ करेक्शंस करनी है, आप वहां जाइए, खोलिए उस रिटर्न को, अगस्त महीना डालिएगा आप उसके अंदर और फाइनेंशियल ईयर 17-18 का चुनाव कीजिएगा और जो भी कुछ करेक्शंस हैं आप जाके करो ना, उसके अंदर क्या वाली दिक्कत वाली बात है भाई। आप यहां पर तो आ ही जाते हैं ना, हाँ सर जी आ जाते हैं, तो एक काम करो, सर्विसेज पे आइए, आप रिटर्न पे आइएगा, डैशबोर्ड पे जाइएगा और यहां जाकर आप इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 17-18, हालांकि इसमें आ नहीं रहा 17-18 क्योंकि 17-18 में कंपनी नहीं थी ये, जैसे मान लो 18-19 अगर ये होता तो 18-19 की में आइएगा, वहां पर अगस्त महीने में आप चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन 18-19 का है, कंपनी का 17-18 था ही नहीं। और यहां पर चलिए आप और इसमें जाकर क्या करना है, अगस्त महीना, अच्छा कंपनी 18-19 में पैदा ही हुई थी ये, और ये अक्टूबर में पैदा हुई थी, चलो जो भी महीना है उस महीने का आप डेटा खोलिए और जो भी आप उसे देखिए क्या स्टेटस था उसका, और जो भी आपको करेक्शंस करने हैं वो करेक्शंस कर दीजिएगा जहां पर जो करेक्शंस करने हैं आपको, ठीक है सर जी। तो वहां पर सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, रिटर्न को रिवाइज वाइज करने का कोई चक्कर नहीं। वो दिन लद गए, वो दिन गए भाई साहब, गए वो दिन जहां पर वो रिवाइज रिटर्न कॉन्सेप्ट आपके आया करते थे। तो द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ एनी करेक्शन वगैरह इज नॉट अवेलेबल अंडर GST रेजिम, क्योंकि यहां पर जो भी आपके है वो सब आप अपना एरर ओमिशन अपने कर सकते हो, वापस जाकर वहां भी कर सकते हो और आपकी जो सब्सिक्वेंट रिटर्न्स आ रही हैं उनके अंदर भी आप उसका इफेक्ट वहां पे दिखा सकते हो, ठीक है जी। तो रिवाइज का तो कोई चक्कर भाई साहब है ही नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है सर जी। उसके बाद आगे बात निकल के आती है, और वैसे भी सर कब तक ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगले साल का 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक ये ठीक किया जा सकता है। कैन रेसिपिएंट फीड इंफॉर्मेशन इन हिज GSTR 2 विच हैज बीन मिस्ड बाय द, यस GSTR जो थ्योरेटिकली बताया गया है वो बेसिकली 2A एडिटेबल होता है और 2A ही फाइनली कन्वर्ट होता है 2 के अंदर, है ना। तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो मर्जी आप उसके अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहिब। उसके बाद में आगे बोलते हैं मालिक यहां पर आकर, मिस्टर एक्स कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, डिड नॉट रेंडर एनी टैक्सेबल सर्विस ड्यूरिंग द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर में कोई सर्विस इन्होंने नहीं दी है। इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न, अरे भाई साहब देनी है यार, कितनी बार बताएं। इफ ए रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, हाउ इट कैन बी रिवाइज्ड इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड, अरे यार रिवाइज रिटर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी हैं आप उनके थ्रू जाइए, छोटा बहुत करेक्शन है तो आप पीछे जाके कर दीजिए, सब्सिक्वेंट रिटर्न के अंदर कर दीजिए, जो है उन्हीं के अंदर करेक्शंस आपके हो जाते हैं। और करेक्शन करने के लिए भी लास्ट डेट आपकी बता रखी है। वेदर ITC डिनाइड बी रिस्टोर्ड, क्या जो ITC डिनाई कर दिया गया था क्या वो वापस आपको मिल सकता है। इफ द सप्लायर अपलोड द इनवॉइस एट एनी टाइम आफ्टर द रिवर्सल, बट द, ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये मैकेनिज्म पर बेस्ड है, आपका सेक्शन 42-43 पर बेस्ड है, इसको छोड़ दीजिएगा। डू टैक्स पेयर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम ऑल्सो नीड टू फाइल GSTR 1 and 2, सॉरी उनके लिए अलग फॉर्म आता है, यहां पर करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। नो, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर do not need to file any statement of outward or inward supply, they have to file quarterly return in form, sorry, GST CMP 08 के अंदर उसे क्वार्टरली रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है, ये पुराना फॉर्म नंबर है।
आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर सिंस दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक्स एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनके लिए जब आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है तो जीएसटीआर 2 तो आईटीसी के लिए हुआ करता था, तो ये सब इनके लिए यहां पर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मिस्टर ए रेगुलर टैक्स पेयर है, फाइल्स जीएसटीआर 1, 2, 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017 बाय द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। He receives a communication from the GST Common Portal on 28 सितंबर 2017 को that ITC इतने claimed by him in his excess of the declared by Mr. B in his valid tax return. तो Mr. B file his annual tax return for so and so. Mr. B supply concern in his valid return. Mr. B files his annual return for the financial year on 10th November. वो पूछेगा भाई कुछ corrections कब तक की जा सकती हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। When is Mr. B required to rectify the discrepancy? वही साहब कितनी बार पूछोगे, हम तो बताते बताते भी थक गए। अगले साल का 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर आपके 20 अक्टूबर यहां पर आ रही है, तो वो यहां पर कंसिडर कर ली जाएगी। उसके बाद में ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं 17, 18, 19, 20। और डू आईएसडी नीड टू फाइल सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड्स? नाइस रे, इसको तो R6 फाइल करना होता है, बात खत्म। ऐसे करके यहां पर आपका चैप्टर संपन्न माय डियर हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी। तो राधे आपका रजिस्ट्रेशन जो चैप्टर था ना, उसके भी शायद क्वेश्चंस रह गए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना। तो एक बार नजर डाल लें जरा वहां चलकर भी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे। जब बात चल रही तो आज नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे नजर डाल लेते हैं। कर लें? आप खुद करेंगे, सारा मैं करवाऊं क्या? आप खुद करेंगे उसे। मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूं इसमें, जहां पर कुछ करेक्शंस हैं जिन के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, छोटी मोटी कोई करेक्शन है किसी क्वेश्चन के अंदर तो वो मैं आपको बताता हूं। सर करवा दो ना, चल करवा देते हैं, पर तुम्हें भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, खुद से भी पता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर विद रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं जरा क्या बोलता है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ संगरी सर्विसेज दिल्ली एक्सीड 20 लाख ऑन 12th August। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सारी डेट आपसे पूछी जाती है कि कौन सी डेट बिजनेस शुरू किया था, कौन सी डेट को आपने 20 लाख 10 लाख से ऊपर निकल गए और अप्लाई करने की डेट क्या है, सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक्सीड कर गया भाई साहब 20 लाख 10 लाख को 12 अगस्त को ये एक्सीड मार गए थे, 12 अगस्त को ये क्रॉस कर गए थे जी। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd September। अच्छा जी, 3rd September इन्होंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। टाइम से किया है क्या? हाँ जी, अगर 1 महीने के अंदर कर दिया है। एंड 30 days एंड वॉज ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6th September। 6 सितंबर को इन्हें ये सर्टिफिकेट यहां पर अवेलेबल हो जाता है। 6th September को ये सर्टिफिकेट इनको यहां पर दे दिया जाता है जी। You are required to advise Sangri Services Limited as to what is the effective date of registration in its case। ले टाइम से अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए तो इफेक्टिव डेट वही होगी, इसकी 12 अगस्त की डेट होगी। और जो ये पीरियड बन गया, ये बन गया आपका प्री आरसी पीरियड यहां पे बन जाता है। और मैं आगे पूछने से पहले बता दूं, इस प्री आरसी पीरियड के लिए यहां से 6 सितंबर से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि 6 अक्टूबर तक बंदे को अपना रिवाइज्ड इनवॉइस देना होता है। और इस पीरियड के लिए अपनी प्री आरसी पीरियड के लिए अपनी ये अंडर सेक्शन 40 इसको अपनी जो रिटर्न होती है फर्स्ट रिटर्न, वो भी इसको यहां पर देनी होती है। और सेम प्रोसीजर तब आता है जब प्री आरसी पीरियड के बजाय सस्पेंशन पीरियड हो और सस्पेंशन ऑर्डर आपका रिवोक कर दिया गया हो विद बैक डेट से, यहां से रिवोक हो जाता है, तो वो उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है सर जी, 6 अक्टूबर। इस तरह के क्वेश्चन आपको ढेर मिलेंगे। महादेव एंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है।
महादेव एंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ओपनड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स एट मल्टीपल लोकेशंस पर। ठीक है सर जी। तो इन्होंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओपन किया है, कहां? हिमाचल प्रदेश में, मल्टीपल लोकेशन, उत्तराखंड में एंड त्रिपुरा में इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है जी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला है इन्होंने हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड त्रिपुरा के अंदर इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले हैं। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सेल मेड एट सच मल्टीपल लोकेशंस। हिमाचल का डेटा है, उत्तराखंड का डेटा है और त्रिपुरा का डेटा इन्होंने यहां आपके लिए बताया कि भाई ये डेटा था। कुछ इंट्रा किया गया है, कुछ इंट्रा स्टेट सेल एग्जेम्प्टेड का किया गया है, कुछ टैक्सेबल का किया है, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, इंट्रा स्टेट सेल नॉन एग्जेम्प्टेड की भी की गई है। आगे बात करता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग रीजंस। क्या क्या भला बताते हैं। डिटरमिन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। तो क्या इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट भला क्या रहेगी। तो आप मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन करवाना कि नहीं करवाना। सर अगर देखा जाए तो इनका ना सारा कुछ टोटल यहां पे करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कराने पर आ गया। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराने की बात करते थे तो हमारा प्रोसेस क्या निकल के आया करता था। यहां पर स्टेप 1 आता है, यहां स्टेप 2 आता है और यहां पर आपका स्टेप नंबर 3 आया करता था। सबसे पहले चेक करते हैं क्या हम कहीं कोई एग्जम्पशन वाली सिचुएशन में तो नहीं आ रहे, क्या एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर में डील कर रहे हैं या फिर हम यहां पर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हैं या फिर हम यहां पर आकर एक्सक्लूसिवली माय डियर डील कर रहे हैं किसमें आरसीएम सप्लाई में तो फॉल नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बात यहां पर आपसे करी जाती है। तो इसका यहां पर आकर अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और त्रिपुरा तो जोड़ तो सारा ही जाएगा इसमें आके। तो मैं जोड़ता हूं तो भाई साहब 22.5 तो ये हो गया, है ना। उत्तराखंड से हो गया भाई साहब आपका ये 21 लाख हो गया। ठीक है जी। और जो आपका है त्रिपुरा तो वहां से कितना हो गया 7 और 6 13 लाख और एक ये 14 लाख आपका यहां से हो जाता है। ठीक है। तो आप दूसरा सेक्शन स्टेप नंबर 1 के मुताबिक सेक्शन 23 में फॉल नहीं कर रहे थे। क्या आप कहीं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल करते हैं? ना सर जी, हम तो उसमें भी फॉल नहीं कर रहे। आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात 20 लाख 10 लाख 40 लाख, हाँ सर वहां देखना पड़ेगा कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या बनता है और अकॉर्डिंगली हमें यह देखना होगा कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल लिमिट क्या थी। उन दोनों का ही कंपैरिजन हमें यहां पे करना पड़ेगा। तो जहां तक सवाल है एग्रीगेट टर्नओवर देखने का मालिक, तो वो तो मैं आपको बताऊं ये सारा का सारा ऐड कर दिया जाएगा। ये आपका जो इंटरेस्ट होता है ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर आती है और हालांकि आईपीसी पर्पस के लिए इसे नॉन एग्जेम्प्टेड कंसिडर किया जाता है। ठीक सर जी। और इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल, जो नॉन टैक्सेबल होते हैं इनको भी एग्जेम्प्टेड के नाम से जानते हैं। तो इसमें तो सारा का सारा आपका ऐड किया जाता है, चाहे एग्जेम्प्टेड हो नॉन एग्जेम्प्टेड हो, सबका सब आ जाता है। तो 22.5 लाख प्लस 21 लाख और प्लस आपका भाई साहब ये 14 लाख, ये 57,50,000 57.5 लाख ये अपना आ जाता है। आपके ऊपर एप्लीकेबल लिमिट कौन सी यहां पर आती है? तो एप्लीकेबल लिमिट के लिए 3 बातें आती हैं कि क्या आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इनमें से किसी से भी टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। सर नाम तो आया था त्रिपुरा का, क्या त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज थे? यस, ये रहा टैक्सेबल और ये रहा 7 लाख। तो आपकी ओवरऑल लिमिट 10 लाख रुपए आ जाती है। एग्रीगेट टर्नओवर आपका एक्सीड कर रहा है तो अतः आपको उन तमाम स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे। तो टैक्सेबल यहां से कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में आपको चाहिए जी, और कहां पर चाहिए? त्रिपुरा से भी आप टैक्सेबल कर रहे थे, वहां पर भी आपको चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा वैसे करके। उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये सारी बात अपनी बताई गई। पहले लॉ डिक्टेट कर दिया गया, लॉ डिक्टेट करने के बाद में बताया गया कि भाई पहले का जो आंसर होगा वो क्या निकल कर आएगा। आंसर कहां थे रखे हैं इसमें?
आंसर सर यहां दे रखे हैं, बिल्कुल अंत में आके दे रखे हैं। तो ए का आंसर ये रहा। तो महादेव नहीं तो कुछ और आ गया। तो 10 लाख की लिमिट लगेगी इनके ऊपर। और बाबू मेरे, और जहां तक सवाल है एग्रीगेट टर्नओवर का, तो वो यहां पे लग जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वो देख लेना आप कहां लिखा हुआ है, इनको यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन क्या था जरा, पहला तो ये हो गया, दिखाई दूं कहां लिखा है पहले का आंसर ये रहा। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड महादेव एंटरप्राइज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद एग्रीगेट टर्नओवर सो एंड सो कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस एंड एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इतना है। तो रजिस्ट्रेशन कहां पर चाहिएगा, इनको चाहिएगा एक तो हिमाचल प्रदेश में चाहिएगा और एक त्रिपुरा में चाहिएगा। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अगर इनका कारोबार सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही होता और टैक्सेबल गुड्स के अंदर ये डील कर रहे होते तो क्या होता। अच्छा, 22,50,000 के टैक्सेबल गुड्स होते, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होती और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से होती, तो ये तो 22.5 लाख का यहां पर आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश से सिर्फ गुड्स की बात करते तो लिमिट लागू होती 40 लाख की, है ना। और 40 लाख की अगर लिमिट लगती तो फिर भाई साहब इनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी। 2 का ए यही बोलेगा। लिमिट लग जाती 40 लाख रुपए की, ये इतना है तो इसका मतलब इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना था। ठीक है जी। उसके बाद में बात को आगे बढ़ाते हैं। महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, घुमा रहा है। अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील कर रहे होते तो क्या होता। देखिए, ना तो ये पहली वाली कैटेगरी में आ पाता जहां पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ना ये 20 लाख वाली कैटेगरी में प्राइमा फेसी तो नहीं आ रहा, क्योंकि 6 स्टेट वहां पे दे रखे हैं। कौन कौन से 6 स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, मेघालय है, तेलकीपुड़ी और मतलब तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 6 वहां पे आते हैं। उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द स्टेट, तो ये आपका रेस्ट ऑफ द स्टेट में आया, लेकिन वहां पर भी कई सारी बातें लिखी हैं कि अगर ओनली गुड्स है तो 40 लाख रुपए, गुड्स एज वेल एज सर्विस है तो 20 लाख की लिमिट लागू होगी, तो यहां पर 20 लाख की लिमिट लग जाएगी। वो कह रहा अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं और वो भी हिमाचल प्रदेश से आप कर रहे हो तो भाई साहब फिर यहां पर जो आपकी लिमिट लगेगी मालिक, वो 20 लाख की लिमिट लगेगी, लेकिन आप यहां से कर रहे हो 22.5 लाख का, तो भाई साहब इस केस में फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। 2 का बी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। 40 लाख की ना लगेगी बल्कि 20 लाख की लिमिट लगेगी और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। ठीक है जी। 2 का सी देखें सर। हाँ चलो देखो। इफ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड हैज ऑल्सो इफेक्टेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4 लाख रुपए, कह रहे 22.5 लाख रुपए का थाई था प्लस 4 लाख रुपए की इंटर स्टेट ये सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स की। अब बताओ ये कहां फंसा रहा है। ये दिखाना चाह रहा है भाई साहब ये 26.5 लाख की तो ये बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है तो आप स्टेप नंबर 3 पर आकर ये देख रहे हो कि यहां तो भैया 40 लाख है लेकिन ये तो कम है तो रजिस्ट्रेशन ना करवाना, लेकिन आपके साथ गेम प्ले कर रहा है ये स्टेप नंबर 2 पर आकर ही ये कवर हो जाएगा। इसके लिए 40 लाख की लिमिट आपको चेक ही नहीं करनी, बिकॉज ही इज डीलिंग इन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर है, स्टेट है, गुड्स है और टैक्सेबल सप्लाई है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर ये बंदा आ जाएगा। तो हमसे हमारे साथ खेल नहीं खेल सकता, बिकॉज हम प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं, स्टेप्स के अंदर हम चल रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 पर आकर अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इनको करवाना पड़ जाएगा। तो भाई साहब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। क्वेश्चन अच्छा था, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बड़े बड़े नहीं आएंगे, भूल जाइए, बड़े बड़े गए जमाने बड़े बड़े के। आईटीसी और भाई साहब कंपटीशन में और एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करवाया मैंने, कोई रिस्क नहीं लिया माय डियर। एक एक क्वेश्चन करवाया है, पूरी की पूरी क्लास क्वेश्चन आंसर पे लगा दी है। LMN प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स कोयम्बटूर से है, विच इज एग्जेम्प्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर इश्यूड इन रेलिवेंट GST लेजिस्लेशन। ये एक प्रोडक्ट में एंगेज थे और यहां पर आकर कहीं इनका जो वो है वो एग्जेम्प्ट यहां पर हो जाता है। ठीक है जी, मतलब इससे पहले हाँ जी,
which is exempt from GST by notification number issued. The company sells X only within the Tamil Nadu, ठीक है. The turnover of the company is in the previous year 45 लाख रुपए, ठीक है. Company expect the sales to grow by 30% in the current year. अच्छा ठीक है, कहना क्या चाहते हो भाई. The company purchased additional machinery for manufacturing X on 1st July, ठीक है. The purchase price of the capital goods इतना X, however affecting from so and so exemption available to X was withdrawn. अब आया मुद्दे की बात पर. By the सेंट्रल गवर्नमेंट इतने वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है. 12% की टैक्स लग गया. एग्जम्पशन पहले हुआ करती थी लेकिन अभी विड्रॉन होगी. द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड इतना था, 45 लाख का था. एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइज LMN वेदर ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन और नॉट. ओह, ये कह रहे हैं कि बाबूजी सुनो हमारी बात, कि यहां पर इनका जो था वो सीन कुछ ऐसे था कि प्रोडक्ट एक्स सेल कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट था. प्रोडक्ट एक्स इनका जीएसटी से एग्जेम्प्टेड था, सिर्फ एक्स में ही डील करते थे, कोई और था भी नहीं, तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में फॉल कर रहे थे. सेक्शन 23 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी. द कंपनी सेल्स ओनली इन तमिलनाडु, और वो भी तमिलनाडु में ही सेल करते थे और वो भी इंट्रा ये यहां पे करके चल रहे थे. ठीक है साहब. द कंपनी सेल्स एक्स, ठीक है. द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 45 लाख रुपए का रहा था. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 पर ही रह जाता था. 45 करोड़ का क्यों ना सही, एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड है, तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एंड नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल. ठीक है. द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल्स टू ग्रो 30% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीनरी फॉर, परचेज से मुझे क्या मतलब है, एग्रीगेट टर्नओवर में परचेज थोड़ा ना आता है. द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल, ये ठीक है, ओके, मुझे इससे मतलब नहीं है. एंड हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 1/11 से क्या घटना घटित हुई, एग्जम्पशन जो थी वो विड्रॉ हो जाती है और ये अपना टैक्सेबल यहां पर आकर हो जाता है. ठीक सर जी, हो गया टैक्सेबल. अब आगे क्या, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड ऑन 30/9 तक, यहां कहीं 30/9 तक इनका जो टर्नओवर था वो 45 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया था. ओके, उस समय वो 30/9 तक इतना हो गया था और यहां से आकर वो टैक्सेबल में परिवर्तित हुआ है. ठीक है जी. टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट इतना. एग्जामिन अबव सिनेरियो, क्या उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं है. तो भाई साहब पहली बात तो ये समझो कि यहां तक तो कोई आवश्यकता है नहीं जब तक वो एग्जेम्प्टेड में है. नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन वट एवर इन रेस्पेक्ट ऑफ द टर्नओवर. लेकिन जैसे ही वो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे ही अगर यहां 1 रुपए की भी वो सप्लाई कर देता है, तो जब टैक्स 1 रुपए की भी कर दी तो ये अब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ गया. और जब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है तो फिर हम इसका पूरा टर्नओवर देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड वगैरह सारा कुछ ऐड कर दिया जाता है. तो जैसे ही यहां पर आएगा इसका सारा का सारा टर्नओवर क्लब कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली इस बंदे को यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा. सर इंटरस्टेट नहीं, इंट्रास्टेट कर रहा था. अगर ये इंटरस्टेट करता तो फिर तो लिमिट चेक करने की जरूरत थी ही नहीं. अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई हो जाती तो फिर तो सेक्शन 24 के मुताबिक ही इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता. पर चूंकि इंट्रा कर रहा है, गुड्स में कर रहा है, तो 40 लाख की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी. जब इसका 45 लाख तो ऑलरेडी निकल चुका है, ऑलरेडी हो चुका है माइड. तो जैसे यहां पर आएगा बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा, बिकॉज हम एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों को कवर करके चलते हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर. ओके, उसके बाद में आगे कुछ आ रहे हैं. डिटरमिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफेक्टिव डेट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की. ठीक है जी. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली हैज एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1 सितंबर. ठीक है. इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑन 20 सितंबर. टाइम से कर दिया है. रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ 25 सितंबर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. द डेट ऑन विच यू आर लाइबल टू पे जीएसटी 1 सितंबर, वही आपकी इफेक्टिव डेट बनेगी. मेहता टेली सर्विसेज इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन लखनऊ. इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 लाख ऑन 25 अक्टूबर को. ठीक है. इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑन 20 नवंबर को, यानी कि 30 दिन के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं. आप लेट जा रहे हैं. भैया लेट जाओगे तो लेट की पेनल्टी लगेगी, सो अलग. बचा कुचा जो बनता था 18(1)(a) के मुताबिक वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा. रिवाइज्ड इनवॉइस भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये काम तभी हो पाते थे आपके काम जब आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कराओगे.
तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है आपको 5 दिसंबर को, तो यही 5 दिसंबर ही इसकी इफेक्टिव डेट बना दी जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहां पर हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ करेक्शंस भी हैं, जरा आपने नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने करेक्शन डाला है, जहां जहां पर 20 लाख लिखा हुआ था वहां पर मैंने 40 लाख किया है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट टू बी नोटेड। त्रिपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरुगेटेड बॉक्सेस इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने कॉरुगेटेड बॉक्स डाले हैं। एक्सीड कर रहा है टर्नओवर 10 लाख एज ऑन इतने को, और इनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 40 लाख को एज ऑन 28/11 को। ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सो एंड सो। तो बताइए क्या सीन रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, और आंध्र प्रदेश 3rd स्टेज में आता है, तीसरी कैटेगरी के अंदर आता है, जहां पर 40 लाख की लिमिट लगेगी, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है। तो द डे ऑन विच इट एक्सीड द लिमिट ऑफ 40 लाख, उस दिन इसको जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और वहां के 30 डेज के अंदर बंदे को अप्लाई करना पड़ जाता है। तो क्वेश्चन आसान है, बस लिमिट को 20 की जगह 40 लाख आपको करना। जहां जहां पर भी क्वेश्चन या आंसर में 20 लाख लिखा है, वहां पर आपको 40 लाख करना है। चलो, तो क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस आप भी करना इसमें से। और कोई करेक्शन वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूं, और किसी में कोई करेक्शंस नहीं है, और एक ही सिमिलर पैटर्न पर ही क्वेश्चंस हैं, कोई अलग भी नहीं। मैं आपको बताऊं, नहीं, आई थिंक कहीं कोई और करेक्शन इसमें नहीं है, कोई और करेक्शन नहीं, बस एक ही करेक्शन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था वो, जिसमें करेक्शन थी। तो चलो, आज की मुलाकात बस इतनी, और कर लेना कल चाहे बातें जितनी। कल क्या बातें होंगी? कल शानदार वाली बातें हमारी की जाएंगी। और उन शानदार बातों में क्या आएगा सर जी? भाई साहब पूछो मत ही ना, अब तो बस हर हर गंगे होने वाली है। अब यहां पर हम आ गए हैं, हमारे सारे चैप्टर यहां पर आकर पूरे हो गए। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे चैप्टर हमारे हो गए हैं। ये कल मुश्किल से पौना घंटे का चैप्टर है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। तो इसे करने के बाद हम कल ही अपना एक नया सुंदर और सजीला सा चैप्टर शुरू करेंगे, नाम है जिसका रिफंड्स का। तो रिफंड का चैप्टर आपका कल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सर, उसके बाद आपके 7 लेक्चर और लगने हैं। ये खत्म होने के बाद आपके 7 लेक्चर और लग जाएंगे, यानी कि तो 43-44 के आसपास लेक्चर पहुंच जाएंगे। तो 43-44, 17 कस्टम के थे, 43-44 यहाँ पे 44 मान लो, वही 60-61 लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर, बात को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय, टाटा, लव यू, बाय। नहा लेना? हाँ सर जी नहा लेंगे। अरे मेरा बच्चा।